टॉपिक का नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। टॉपिक का नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। टॉपिक का नाम है आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन हमारे पास एक ऐसा फ्रिक्शन है जो एग्जिस्ट करता है सॉलिड और फ्लूइड के बीच में। द फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन solid and a fluid is called fluid friction। एक ऐसा फ्रिक्शन जो सॉलिड और फ्लूइड के बीच में एग्जिस्ट करे, एक ऐसा फ्रिक्शन जो सॉलिड और फ्लूइड के बीच में एग्जिस्ट करे, एक ऐसा फ्रिक्शन जो सॉलिड और फ्लूइड के बीच में एग्जिस्ट करे, वो हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि फ्लूइड में दो चीजें आती हैं, एक फ्लूइड में आती है लिक्विड और एक फ्लूइड में आती है गैस। फ्लूइड दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक पार्ट कहता है इसका लिक्विड और दूसरा पार्ट आपके पास कहता है गैस। द फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एंड द फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड और सॉलिड गैस की जो फ्रिक्शन होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाती है। उसको फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है तो आपने बोलना है फ्लूइड फ्रिक्शन एक ऐसी फ्रिक्शन है जो आपके पास सॉलिड और फ्लूइड के बीच में एग्जिस्ट करती है। फ्लूइड के तौर पे हम लिक्विड भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जाम्पल बताएं तो आपने बोलना होगा फ्रिक्शन बिटवीन शिप एंड सी। शिप और सी के बीच में जो फ्रिक्शन होती है कौन सी होती है? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन शिप एंड सी, शिप और सी के बीच में जो फ्रिक्शन होती है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाती है। उसको फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। शिप आपके पास सॉलिड है और सी आपके पास लिक्विड है। इसी तरह फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड पाइप, फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड पाइप, वाटर और पाइप के बीच में जो फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाती है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड एरोप्लेन, फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन और एयर के बीच में जो फ्रिक्शन हो क्या कहलाती है? फ्लूइड फ्रिक्शन। उसको फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे भाई कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है तो आपने बोलना है अगर सॉलिड का कॉम्बिनेशन बन जाए फ्रिक्शन में लिक्विड या गैस के साथ तो वो आपके पास जो फ्रिक्शन कहलाएगी वो फ्लूइड फ्रिक्शन होगी। उसको फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम दिया जाएगा। अब अगर मैं इस चीज को मजीद आगे की जाने बढ़ाना चाहूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं। आपके पास सबसे पहली चीज अगर मौजूद आपके पास ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इस छोटे से ऑब्जेक्ट को हमने एक लिक्विड में डाला। मेरे पास मौजूद है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट और मैं छोटा सा ऑब्जेक्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो टॉपिक है उसमें भी ऑब्जेक्ट छोटा है। तो मेरे पास मौजूद है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट और उसको मैंने लिक्विड के अंदर ऐसे ड्रॉप किया। जब उसको लिक्विड में ऐसे ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक आपके पास होगा उसका वेट जो एक्ट करेगा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक एक्ट करेगी उस पे अपथ्रस्ट व्हिच विल एक्ट इन अ अपर डायरेक्शन। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं तो हम स्ट्रॉ सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जब डालते हैं तो तेजी के साथ स्ट्रॉ ऊपर आ जाती है। वो ऊपर इसलिए आती है क्योंकि उसका वेट कम है और अपथ्रस्ट ज्यादा है, इसलिए ऊपर आ जाती है। याद रखिएगा
अब थ्रस्ट का ताल्लुक होता है सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया जितना छोटा होगा अब थ्रस्ट उतनी कम होगी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा अब थ्रस्ट उतनी ज्यादा होगी। तो मेरे पास इसका जो सरफेस एरिया बहुत छोटा है, अगर इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाली अब थ्रस्ट कम होगी, और अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा थ्रस्ट ज्यादा होगा। अगर अब थ्रस्ट कम है तो अंडरस्टूड सी बात है वेट ज्यादा होगा। अब थ्रस्ट कम है तो अंडरस्टूड सी बात है वेट। तो मैं आपसे कहूँ कि आप इसकी नेट फोर्स निकालें, तो आप जानते हैं कि W is greater than Q। Did you get it? तो मेरे पास इसकी जो नेट फोर्स बनेगी क्या बनेगी? W minus Q, क्योंकि नेट फोर्स आपके पास बराबर होती है हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। तो मेरे पास वेट ज्यादा और अब थ्रस्ट कम, तो इसलिए मेरे पास नेट फोर्स बनी W minus Q। हर फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। If anybody asks you locate the direction of this force, तो फिर आप एक काम करेंगे, आप काम नहीं करेंगे कि आप ये देखेंगे कि बड़ी फोर्स कहाँ पर है। जिस डायरेक्शन बड़ी फोर्स होगी नेट फोर्स की भी वही डायरेक्शन होगी। तो इनमें से बड़ा कौन था? वेट या थ्रस्ट? वेट बड़ा था और अब थ्रस्ट छोटा। तो इसका मतलब दिस फोर्स विल एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। This net force will act in a downward direction. ये फोर्स आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। ये सारी कहानी मैं इसलिए कर रहा हूँ, टॉपिक के बीच में मैं हाथ नहीं रोकूंगा, और जहां मेरा मोमेंटम बन जाता है आप जानते हैं कि ब्रेक हो तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो इसी सारी कहानियां मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। आपके पास जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सारे लिक्विड्स के अंदर, आपके पास जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सारे लिक्विड्स के अंदर एक कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं ईटा। जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सारे लिक्विड के अंदर एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं ईटा, और वो ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड या नेचर ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हनी है तो उसके लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर केरोसिन ऑयल है तो उसके लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर आपके पास कोई और मटेरियल है तो उसके लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। हनी के लिए कांस्टेंट, वाटर के लिए कांस्टेंट, मिल्क के लिए कांस्टेंट, केरोसिन ऑयल के लिए कांस्टेंट, जैतून का तेल है तो उसके लिए कांस्टेंट, सरसों का तेल है तो उसके लिए कांस्टेंट है। जितने भी लिक्विड्स होते हैं all has some particular coefficient which do not depend on the quantity, either they are small either they are large, they have just some constant and that is noted by eta, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है टर्मिनल वेलोसिटी का। अगर आपसे कोई बोले टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त मिलती है व्हेन फोर्सेस बिकम बैलेंस, जब फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। जब फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो उस वक्त मिलती है टर्मिनल वेलोसिटी। जब फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो उस वक्त मिलती है टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। टर्मिनल वेलोसिटी एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज्यादा वेलोसिटी हमें ऑब्टेन नहीं हो सकती। जब फोर्सेस बैलेंस होंगी तो बैलेंस फोर्सेस हमें प्रोवाइड करेंगी टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल मींस टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, और खत्म होने का मतलब कि इसकी वेलोसिटी अब इस फैक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती, इसकी वेलोसिटी इस फैक्टर से ज्यादा, तभी इसको नाम दे रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त एक्ट करेगी व्हेन द फोर्सेस बिकम बैलेंस्ड, एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी वी हैव। आर यू क्लियर? अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। मेरा जो टॉपिक है ना उसका नाम मेरे पास है फ्लूइड फ्रिक्शन। मेरा जो टॉपिक है बेटा उस टॉपिक का नाम है मेरे पास फ्लूइड फ्रिक्शन, और फ्लूइड फ्रिक्शन को हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम है स्टोक्स थ्योरम। बेसिकली नाम स्टोक्स थ्योरम है, बेसिकली नाम स्टोक्स थ्योरम है, बेसिकली नाम स्टोक्स थ्योरम है, लेकिन जो हमें इसके अंदर डिस्कस करना है वो कौन है? फ्लूइड फ्रिक्शन।
इसीलिए इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोले या स्टोक्स थ्योरम बोले, बात एक ही है। स्टोक्स साइंटिस्ट का नाम था। अब स्टोक्स ने क्या किया, सुनिए गौर से। स्टोक्स ने भी एक टेस्ट ट्यूब, उसने टेस्ट ट्यूब में भरा एक लिक्विड, और ये एक स्टोक्स ने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में इसने एक लिक्विड भरा। जब इसने इसमें एक लिक्विड फिल किया, ये लिक्विड मौजूद है। हम 1 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लिक्विड कंसिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ लेयर्स। लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये इसकी लेयर्स हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, ठीक है। ये कोई आम लिक्विड नहीं है, इट्स अ विस्कस लिक्विड, जिसके अंदर गाढ़ापन थोड़ा सा ज्यादा है, एक विस्कस लिक्विड है। इसके अंदर इसने ड्रॉप किया एक छोटा सा स्फीयर, इसके अंदर इसने ड्रॉप किया एक छोटा सा स्फीयर। जब ये स्फीयर इसके अंदर जाएगा तो लिक्विड की लेयर्स इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ताकि ये इसके अंदर से आसानी से पास ना हो। तो वो फोर्स जो लिक्विड की लेयर्स अप्लाई करे, वो फोर्स जो लिक्विड की किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, ताकि वो उसके अंदर से इजीली फ्लो ना करे। तो उसको हम अपनी आम जबान में क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। वो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है, और इसको विस्कस ड्रैग भी कहा जाता है। या तो इसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे या विस्कस ड्रैग। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लूइड फ्रिक्शन और विस्कस ड्रैग क्या है, तो आपने बोलना है व्हेनेवर अ स्फीयर is suspended or dropped in a liquid, then the layers of the liquid will create some opposition to the flow of the sphere. The opposition which is faced by the sphere in a form of friction due to the layers of the liquid will be termed as fluid friction. तो जब ये इसके अंदर जाएगा तो अब ये कहाँ जा रहा है, और फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा मोशन की बिल्कुल ऑपोजिट लगती है। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट होगी क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या क्रिएट होगी, अपने आप को फॉर्चुनेट माने इस मामले में कि इसकी जो इक्वेशन है वो हमें ड्राइव करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि इसकी इक्वेशन हमारे कोर्स में डायरेक्टली गिवन है। इसकी इक्वेशन हमारे कोर्स में, वी डोंट नीड टू ड्राइव दिस इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। इसकी इक्वेशन हमारे कोर्स में डायरेक्ट गिवन है। अगर आपके पास कोई भी एक स्फीयर लिक्विड के अंदर से पास होगा, अगर आपके पास कोई भी एक स्फीयर लिक्विड के अंदर से पास होगा, तो लिक्विड की लेयर्स उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करेंगी, फ्लूइड फ्रिक्शन, उसकी इक्वेशन होती है F is equal to 6 pi eta RV। पढ़ें, मैं मोमेंटम नहीं गेन कर पा रहा हूँ, तो आप लोग तो गेन करें कम से कम। F is equal to 6 pi eta RV। ये क्या है, फ्रिक्शन। ये क्या है, कौन अप्लाई कर रहे हैं, लिक्विड। कौन अप्लाई कर रहे हैं, किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर। किसके ऊपर, लिक्विड की जो लेयर्स हैं, जब वो स्फीयर पे फोर्स अप्लाई करती हैं, उसकी हमारे कोर्स में फ्रिक्शन की डायरेक्ट इक्वेशन है, और वो इक्वेशन किसके बराबर है, F is equals to 6 pi eta RB। 6 बोले कांस्टेंट, 6 बोले pi b, eta का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, eta का मतलब कोफिशिएंट ऑफ, r का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर, r का मतलब और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। v का मतलब डिड यू गेट माय पॉइंट। तो आपके पास में जब कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉप करूंगा आपके पास एक फ्लूइड में, तो आपके पास अपोजिशन में एक फोर्स लगेगी उसके ऊपर, जो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगी। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है F इक्वल टू 6 पाई eta RV। वो 6 पाई eta RV के बराबर है।
अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं इसको जरा मजीद एनालाइज करना चाहता हूँ, देखिए गौर से। एक तो लिखा हुआ है f इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी, मैंने इसको दोबारा नोट किया, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी। 6 कांस्टेंट है, पाई b कांस्टेंट है, और मैं लिक्विड चेंज नहीं कर रहा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। 6 क्या है? कांस्टेंट। पाई b क्या है? मैं लिक्विड को चेंज, तो ईटा भी कांस्टेंट है। डिड यू गेट माय वर्ड्स? स्फीयर एक है, 15-16 है। एक स्फीयर एक ही 15-16 है। अगर स्फीयर एक है तो उसका रेडियस भी एक होगा। अब बोले 6 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ईटा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। तो मैंने लिखा 6 पाई ईटा आर पूरा क्या है? कांस्टेंट। 6 पाई ईटा पूरा क्या है? क्या आपकी बात समझ में आ रही है? अगर 6 पाई ईटा आर कांस्टेंट है तो क्या मैं 6 पाई ईटा आर की जगह कांस्टेंट लिख सकता हूं? तो मैंने इस पूरे को हटाया और इसकी जगह पे क्या लिखा? कांस्टेंट। साथ में क्या मौजूद है? v। प्रोपोर्शनैलिटी हटती क्या आता है? कांस्टेंट। आज हम उल्टा करेंगे, कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, तो बोलिए क्या बना? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। क्या बना? आवाज नहीं आई, दोबारा। इसका मतलब जैसे जैसे स्फीयर की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लूइड फ्रिक्शन, जैसे जैसे स्फीयर की वैसे वैसे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फ्लूइड फ्रिक्शन भी। अब मेरा जुमला सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे ये देखना है कि जब ये इसके अंदर जा रहा है तो इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है। जब इसके अंदर जा रहा है इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट, जब इसके अंदर जा रहा है इस पे कितनी फोर्सेस एक्ट। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं। ऑल्दो इसका फिजिकल साइज छोटा है लेकिन मुझे फोर्सेस मेंशन करनी, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग इट इन अ बिग साइज। तो मेरे पास एक फोर्स लग रही है, कौन सी? वेट। एक कौन सी लग रही है? अपथ्रस्ट। एक कौन सी? एक कौन सी? और एक कौन सी? which is acting in a upward direction. Did you get it? तो एक कौन सी लग रही है? एक कौन सी लग रही है? और एक कौन सी लग रही है? इन दोनों को अलग डील कर लिया अलग डील। अभी डील किया था इसको मैंने जुमला बोला था स्फीयर का साइज बहुत छोटा है, इसका मतलब वेट ज्यादा और अपथ्रस्ट, इनकी नेट फोर्स क्या बनी थी? W माइनस U। क्या बनी थी? क्या बनी थी? और वेट ज्यादा था, इसका मतलब जब इनकी नेट फोर्स की डायरेक्शन शो करनी होगी तो हम डाउनवर्ड शो करेंगे। तो मैंने आपके पास इसकी डायरेक्शन शो कर दी W माइनस U, और इसको मैंने क्या बोला? F1। क्या बोला? अब W भी हट गया, U भी हट गया, W भी हट गया, अब उन दोनों की जगह क्या लिया? W minus U, which is acting in a and fluid friction is acting in a upward। और अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप क्या बोलेंगे? 6 pi eta RB। तो fluid friction बराबर है, बोलेंगे किसके? 6 pi eta RB। Did you get this? Did you get this? अब दिमाग चलाएं, अल्लाह ताला ने दिमाग चलाने के लिए दिया, रोटेट करें इसको। जब एक ऑब्जेक्ट नीचे जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जब एक ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी क्या है? 0। जैसे जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी। इज इट? तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो आपके पास जब हमने इसको इसके अंदर यहां रखा होगा तो इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, एम आई राइट? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जब नीचे जाएगा, और अगर ये नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। फ्लूइड, तो अभी मैं स्टार्टिंग में बोलूं, किसमें बोलूं? कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप बोलेंगे F1 बड़ा है और फ्लूइड फ्रिक्शन छोटा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है। अगर वेलोसिटी कम तो फ्लूइड फ्रिक्शन कम, अगर वेलोसिटी कम, अगर वेलोसिटी कम या फ्लूइड फ्रिक्शन का ताल्लुक वेलोसिटी से है, वेलोसिटी बढ़ेगी तभी तो फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी तो आपने जस्ट उसको छोड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी तभी फ्लूइड फ्रिक्शन भी बढ़ना। तो अगर फ्लूइड फ्रिक्शन कम है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कम है। अब मैं दोनों बना रहा हूं, देखें जरा, दोनों बना रहा हूं, देखें, बेवकूफाना हरकतें ना हो। पहले इसको बनाया, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है? और ये बराबर है किसके?
W माइनस U, और ये फ्लूइड फ्रिक्शन छोटा सा। अब ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब हमने इसको छोड़ दिया, नाउ इट इज मूविंग इन अप। जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्लूइड, अब एक वक्त आएगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ते डाउनवर्ड फोर्स के बराबर आ जाएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ते डाउनवर्ड फोर्स के, पहले डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा थी फ्लूइड फ्रिक्शन, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन हार मानने वालों में से जब स्फीयर नीचे जाएगा कौन बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। तो सवाल ये उठता है फ्लूइड फ्रिक्शन तब तक बढ़ेगा जब तक वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर नहीं है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जैसे ही फ्लूइड फ्रिक्शन डाउनवर्ड फोर्स के बराबर आएगा, जुमला बोले जैसे ही फ्लूइड फ्रिक्शन, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो अब जब फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाता है, तो वेलोसिटी नहीं बढ़ती। तो जिस वेलोसिटी पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? बैलेंस। वो क्या करेगी? पढ़ी जाएगी। In which forces balance each other, जहां पे आपके पास फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर लेती हैं? बैलेंस। और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी टर्मिनल वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी और फ्लूइड फ्रिक्शन भी इसके बाद सबसे ज्यादा होगा। इस पॉइंट का फ्लूइड फ्रिक्शन सबसे ज्यादा और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा। अब वेलोसिटी मजीद इंक्रीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस है। जब फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो फोर्सेस बैलेंस ही, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई, टर्मिनल वेलोसिटी मिली। जब टर्मिनल वेलोसिटी मिलती है तो अब ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी बोली जल्दी तो अब आखिर तक उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। बात समझ में आ रही? शुरू में कौन सी फोर्स ज्यादा थी, कौन सी फोर्स कम थी? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा थी, अपवर्ड फोर्स फ्लूइड फ्रिक्शन कम क्यों था? क्योंकि वेलोसिटी कम। जैसे जैसे स्फीयर जाएगा नीचे वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मैंने बहुत जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ते एक वक्त आएगा डाउनवर्ड फोर्स के, जब डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा फोर्सेस बैलेंस, उस पॉइंट की वेलोसिटी और वो वेलोसिटी सबसे, और उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू होगा। ये आपके पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का नाम था स्टोक्स थ्योरम या फ्लूइड फ्रिक्शन। Yes, you have a question, you may ask for sure. You didn't get your marks? No. Okay, I have to check. Yes, you haven't seen it. Usually I don't see what